Hello and hi. Welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today we are going to discuss a topic that is based on G20 summit which is about to be held in India on September 9th and September 10th year 2023. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो G20 समिट से रिलेटेड है जो कि इंडिया के प्रगति मैदान में ऑन सितंबर 9th और सितंबर 10th जो है विथहेल्ड होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसी G20 समिट से रिलेटेड है जिसमें हम देखेंगे कि पिछले साल इंडिया की जो G20 की जो समिट है यानी कि 17 G20 समिट इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास में थी और ये समिट इंडोनेशिया की बाली में कंक्लूड हुई थी। दिसंबर 1, 2022 जैसे ही इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी ओवर होती है तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो इस प्रेसिडेंसी को हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है हैंडओवर कर देते हैं। एंड अपॉन द अडॉप्शन ऑफ दिस प्रेसिडेंसी नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आता है कि ये G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के सिटीजन्स के लिए एक ऑनर की बात है, एक रेस्पेक्ट की बात है और मोर ओवर ये G20 प्रेसिडेंसी एक पीपुल्स प्रेसिडेंसी है। एंड बिसाइड्स इंडिया एंड इंडियन सिटीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं उनके बीच में भी एक यूफोरिया है। एंड द रीजन बीइंग कि ऑफ अ रीसेंट डेवलपिंग कंट्रीज या सदर्न ब्लॉक के जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया को एज अ प्रोमिनेंट लीडर यानी कि इमर्जिंग कंट्रीज की नीड और नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया को एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह से देख रही हैं। तो इसी बिहाफ पे आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि आखिर ये G20 समिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना यूफोरिया क्यों है, ये इंस्टीट्यूशन क्यों स्टैब्लिश किया गया एंड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया हम ये देखेंगे कि आखिर इतना यूफोरिया इंडिया में क्यों है, राइट इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अगर G20 की समिट ये इंडिया में विथहेल्ड होती है, इंडिया के अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इस G20 समिट में इंडिया मीट आउट करना चाहता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट, द चैलेंजिंग पार्ट इज दैट कि इंडिया जो है इस प्रेसिडेंसी को चेयर कर रहा है और जो भी चेयरिंग कंट्री होती है G20 समिट में उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन कंसेंसस बिल्डअप कर सके, राइट। लेकिन एक इशू और कंसर्न ये है कि पास्ट फ्यू ईयर जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं या तो कोविड की वजह से या कोविड से पहले या कोविड से बाद, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जिसने वर्ल्ड को कई फैक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन इंटरकनेक्टिविटी हुई थी लेकिन कुछ इकोनॉमिक शॉक्स कुछ इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से अब जो है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सीक कर रही हैं। यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर हो रहे हैं, कई सारे कंट्रीज पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो इन सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इस G20 में एक कॉमन कंसेंसस डेवलप कर सके। तो इसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम इन मैटर्स को इन एलाबोरेट जो है डील करेंगे। Now in this backdrop we are going to cover the issue with these salient points कि आखिर G20 है क्या, कब स्टैब्लिश हुआ था, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और ऑलरेडी जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे G7 या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे तो G20 जैसी इनफॉर्मल ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट क्यों जरूरी था उसको जो हम इन अपने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में देखेंगे। एंड सिंस ये G20 समिट ऑन ए रेगुलर बेसिस एनुअली विथहेल्ड होती है तो इस G20 समिट के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश किया गया है या नहीं और इससे रिलेटेड एक टर्म यूज होता है G20 ट्रॉयका, आखिर वो टर्म है क्या। एंड क्योंकि ये समिट एनुअली विथहेल्ड होता है तो इसके बैकड्रॉप में बहुत सारी वर्किंग होती होगी तभी इन मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉमन कंसेंसस डेवलप हो पाता होगा। तो वी विल सी कि आखिर ये G20 वर्क कैसे करता है, कैसे अपने कोर और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, इसका इंस्टीट्यूशनल डिजाइन या मैकेनिज्म क्या है जिसके बिहाफ पे G20 जो है वर्क करता है। एंड वंस वी आर डन विद दिस G20 का कोर पार्ट जो कि स्टैटिक पार्ट है, फिर हम आज जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं यानी कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी 18th समिट ऑफ द G20 उसमें देखेंगे कि आखिर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जब विथहेल्ड कर रहा है तो इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्या है, किस थीम पे जो है ये G20 प्रेसिडेंसी बेस हुई है और ये जो लोगो डिजाइन किया गया है G20 समिट का ये क्या सिग्निफाई करता है,
ये लोटस क्या सिग्निफाई करता है, ये कलर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, हम इस टॉपिक में डील करेंगे। एंड लेटर ये देखेंगे कि इंडिया के लिए जो है G20 समिट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल जो है इंडिया इस समिट के थ्रू मीट आउट कर सकता है। एंड बिसाइड्स हम देखेंगे कि इस G20 के जो 20 मेंबर्स हैं उसके बिसाइड्स इंडिया एज अ चेयरपर्सन किन किन कंट्रीज को स्पेशली इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है, और बिसाइड्स इन कंट्रीज ऐसे कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके मेंबर्स इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड लेटर वी विल सी कि आखिर इंडिया की जो इस G20 समिट में मोर स्पेसिफिक इंडिया को ऐसे लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ देखा जा रहा है, तो इंडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं G20 समिट में। तो these are the topics we are going to deal in detail, and in the end we will see कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस G20 समिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नाउ एज वी नो द न्यूज कि जो 18 G20 समिट है, इसका जो समिट अभी सितंबर 9 और सितंबर 10 को इंडिया के प्रगति मैदान में बिठेल होने वाला है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये G20 है क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर कौन कौन से हैं, और ये G7 से कैसे डिफर करता है। तो दोस्तों जो G20 है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज अलोंग विथ वन इकोनॉमिक ब्लॉक दैट इज यूरोपियन यूनियन इस जो है ग्रुपिंग का मेंबर है। अब ये G20 जो है इनफॉर्मली जो है 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके मेंबर्स जो है G7 कंट्रीज अलोंग विद द रेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हम इनका देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। मैंने अपने ब्रिक्स के लेक्चर में डील किया था कि जो G7 कंट्रीज हैं वो 1975 में ये ब्लॉक जो है एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें वर्ल्ड के प्रोमिनेंट डेवलप्ड इकोनॉमीज जो कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है वो इस G7 ग्रुप का हिस्सा है। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिर G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। G7 में आपकी कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं अलोंग विद द यूनाइटेड किंगडम। ये जो है आपके G7 के मेंबर्स हैं। लेटर इस G7 ब्लॉक का एक्सपेंशन G8 में होता है, जिसमें रशिया को जो है इसकी मेंबरशिप दे दी जाती है। तब से ये ब्लॉक जो G8 बोला जाता है। लेकिन ईयर 2014 में जैसे ही रशिया ने जो है क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, उसके बाद से रशिया को जो है इस ग्रुपिंग से बाहर कर दिया जाता है। एंड वंस अगेन दिस ग्रुपिंग इज नोन एज G7, राइट। अब ये G20 से कैसे डिफर करता है। G20 जो है एक ब्लॉक जो है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज दोनों को मिला के 20 कंट्रीज का जो है ब्लॉक है, लेकिन G7 सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज ही इस ग्रुपिंग का हिस्सा है। तो बिसाइड दिस G7 कंट्रीज G20 में आपकी जो है रशिया आती हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 19 कंट्रीज अलोंग विद यूरोपियन यूनियन, जिसमें अप्रॉक्स 27 कंट्रीज इस ब्लॉक में जो यूरोपियन यूनियन में आपकी आती हैं। नाउ अगर कॉन्टिनेंट वाइज G20 का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्रीज हैं आपकी, दैट इज यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। अगर हम साउथ अफ्रीका में देखें तो जो है आपकी एक ब्राजील है, अर्जेंटीना है जो G20 का मेंबर है। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री है, दैट इज साउथ अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, मोर देन 50 कंट्रीज अफ्रीका में है, लेकिन सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इस G20 समिट का जो ग्रुपिंग का एक परमानेंट मेंबर है। एंड बिसाइड्स अगर एशिया में देखें तो एशिया में आपके जो है सऊदी अरेबिया अलोंग विद इंडिया, चाइना, जापान एंड इंडोनेशिया जो है एशिया का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। और अगर रशिया और टर्की की बात करें तो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं, यानी कि यूरेशियन इनका वो है। तो रशिया और टर्की भी इस G20 समिट का जो है रिप्रेजेंटेशन करती है। नाउ एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि 99 के बाद जो G20 जब एस्टैब्लिश किया गया तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को रिप्रेजेंट करता है, एक अपलॉडेबल बात है। लेकिन आज की मॉडर्न डे रियलिटीज के हिसाब से अब क्योंकि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीकन कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इस G20 समिट में नहीं है, एंड प्रीवियसली अगर यूरोपियन यूनियन जैसा इकोनॉमिक ब्लॉक अगर G20 समिट का मेंबर हो सकता है, परमानेंट मेंबर हो सकता है, तो अफ्रीकन यूनियन को क्यों नहीं डाला जा सकता है, राइट।
तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जो 18th जी समिट है जिसको इंडिया चेयर किया जा रहा है, ये सदर्न ब्लॉक की तरफ से एक ओपिनियन रखा गया है। मोर ओवर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक एफर्ट है कि इस G20 समिट इस G20 की जो मेंबरशिप बढ़ा के अफ्रीकन यूनियन को भी रखा जाए। तो दिस इज स्टैटिक पार्ट ऑफ द G20। अब हम इनका इकोनॉमिक और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब जो G20 के मेंबर्स हैं, इनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अबाउट 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है, यानी कि इन 20 कंट्रीज में वर्ल्ड की 85% ऑफ द इकोनॉमी जो रिसाइड करती है। यानी कि इस डाटा से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि इनका इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। और इसी बिहाफ पे G20 का सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस जो है ग्लोबल पॉलिटी और जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। और इन मेंबर कंट्रीज के बीच में अराउंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड होता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो जो है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि रफली अराउंड 66% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन्हीं जो है आपकी G20 मेंबर कंट्रीज के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी नीड टू सी कि आखिर ये G20 स्टैब्लिश क्यों हुआ, जब G7 जैसे इंस्टीट्यूशन या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी थे, तो G20 की एस्टैब्लिशमेंट की नीड और नेसेसिटी क्या थी, उसको हम इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखते हैं। तो दोस्तों 1980s और 1990s में ग्लोबलाइजेशन वाज इवॉल्विंग, यानी कि वर्ल्ड की जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलेटेड टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन अपने मेरिट्स पे एडवांस हो रहा था। लेकिन एक सिचुएशन जो ग्लोबलाइजेशन की डीमेरिट है वो ईयर 1997 में होती है, दैट वी नो एज एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, राइट, उनमें जो है कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होती हैं जिसको हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, और इनका रिपल इफेक्ट जो है अक्रॉस द मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज पे पड़ता है। और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी फाइनेंशियल हेड्स हैं उनके बीच में एक कंसेंसस बनता है कि ऐसी कुछ रीजनल ग्रुपिंग या रीजनल जो इनफॉर्मल जो है समिट बनाया जाए या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, जिस पे ये मेंबर कंट्रीज आपस में पॉलिसी एडवाइजेस लें, एक दूसरे से इकोनॉमिक डिस्कशन करें, ताकि मोर एंड मोर सिक्योरिटी हो, मोर एंड मोर प्रेडिक्टेबिलिटी हो रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। और इसी डेवलपमेंट के बिहाफ पे ईयर 1999 में G20 का समिट होता है। यानी कि 1997 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो 2 साल की डेवलपमेंट्स में ये जो 20 कंट्रीज हैं दैट इज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी से एक कॉमन कंसेंसस पे आती हैं, और G20 एज अ रीजनल ग्रुपिंग जो है 1999 में जो है स्टैब्लिश होता है। अब इस समिट में जो है जो भी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं अलोंग विद जो भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया के केस में RBI, इनके जो गवर्नर्स हैं इनिशियली यही इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो इनिशियली जब भी G20 का एस्टैब्लिशमेंट 99 में हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर अलोंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट यही जो है इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। लेकिन लेटर इन द स्टेज एज यू नो कि 2008-2009 में जो है फिर से जो है इकोनॉमिक रिसेशन आता है ड्यू टू द सिचुएशन दैट वेर प्रिवेलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लेमन बैंक क्राइसिस बोलते हैं। तो इस ग्रुपिंग को मोर एडवांस बनाया जाता है और एक ओपिनियन दिया जाता है कि राइट फ्रॉम 2009 along with this finance ministers and central bank governments, जो कंट्रीज के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, वो अब एनुअल बेसिस पे मीट करेंगे एंड देन ऑफिशियली जो आज के टाइम पे हम G20 समिट देखते हैं कि जो भी कंट्रीज जो भी मेंबर कंट्रीज के प्रोमिनेंट हेड हैं इस समिट में पार्टिसिपेट लेते हैं, वो राइट फ्रॉम 2009 जो है ऑन ए रेगुलर बेसिस ऑन ए रेगुलर एनुअल बेसिस जो है इस समिट में पार्टिसिपेट। नाउ सिंस 2009 ये G20 समिट जो है ऑन एनुअल बेसिस रेगुलरली जो है अकर होता है, और सिंस इस G20 में वर्ल्ड की प्रोमिनेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और ये समिट एनुअली रेगुलर बेसिस पे होता है, तो वी नीड टू थिंक अ बिट कि क्या G20 की भी अपनी कोई सेक्रेटेरिएट या इंस्टीट्यूशन है जहां पे ऑफिशियल वर्क होता है, एंड इफ नॉट देन व्हाट इज द सेक्रेटेरिएट या ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं जिसके बिहाफ पे ये एनुअल समिट होता है। तो
सिंस G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इन G20 मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ है जिससे कि पॉलिसी कंटिन्यूटी हो। तो जो सेक्रेटेरिएट का टर्म है उसको जो है हम जनरली G20 ट्राइका के नाम से जानते हैं, यानी कि जो भी कंट्रीज एनुअली इस प्रेसिडेंसी को, इस समिट की जो है प्रेसिडेंसी विथहेल्ड कर रही होगी, जैसे कि ईयर 2022 में इंडोनेशिया जो है इस G20 समिट को चेयर कर रही थी, तो ईयर 2022 में जो है इंडोनेशिया वाज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द G20 समिट। एंड to ensure the policy continuity, ensure the functioning of the G20 mechanism, एक पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि आगे आने वाले 2 सालों में कौन जो है G20 समिट को चेयर करेगी। तो एज यू नो कि ईयर 2022 में जो ऑलरेडी इंडोनेशिया वाज द चेयर एंड 2023 के लिए जो है इंडिया को जो है ऐसा चेयर बनाया गया था, एंड 2024 में फर्दर जो है ब्राजील जो है इसको चेयर करेगी। तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक ट्राइका बनाती हैं, राइट, और इसी को जो है G20 ट्राइका हम बोलते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंसी ओवर होती है, किसी भी कंट्री का टेन्योर जब ओवर होता है, तो ये प्रेसिडेंसी का ट्रांसफर जब फर्दर कंट्रीज के लिए करता है, तो एनुअल बेसिस पे वो ही कंट्री जो है ऐसा सेक्रेटेरिएट सर्व होती है, राइट। तो दिस इज अबाउट द सेक्रेटेरिएट कि G20 फंक्शन कैसे करता है। और ऑन एनुअल बेसिस जैसे ही ये प्रेसिडेंसी का ट्रांसफर होता है, और तो ये इंश्योर करता है कि जो G20 की एजेंडा है, जो भी पॉलिसीज रिलेटेड टू G20 है, उनका जो है स्मूथ ट्रांजिशन हो, एक स्मूथ फंक्शनिंग हो। नाउ एज वी नो अबाउट G20 ट्राइका, एंड जो ये G20 समिट एनुअली होता है, तो जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री होती है वो ऐसा सेक्रेटेरिएट सर्व करती है। लेकिन सिंस ये समिट जो है एनुअल बेसिस पे होती है और लीडर्स ऑफ दिस प्रोमिनेंट कंट्रीज जो भी G20 के मेंबर्स हैं वो एनुअली ऑन फ्यू डेज ही मीट करते हैं, तो उससे पहले जो एजेंडा डिस्कशन है या जिस भी पॉलिसी या जिस भी इनिशिएटिव पे एग्रीमेंट लाना है, उसके बैकड्रॉप में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, G20 ऑफिशियली जो है कैसे फंक्शन करता है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो G20 का वर्क है, क्योंकि ये समिट एनुअल बेसिस पे होती है, तो थ्रू आउट ईयर लॉन्ग कुछ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होते होंगे, कुछ पॉलिसी एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे जिसके बिहाफ पे G20 वर्क करता होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो G20 का जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है वो 2 फैक्शन में बटा हुआ है, एक तो ऑफिशियल और दूसरा अनऑफिशियल। अब वो फॉर्मल या ऑफिशियल ग्रुप कौन सा है, तो एक आपका फाइनेंशियल ट्रैक है और दूसरा जो है आपका शेरपा ट्रैक है जो कि फॉर्मल ग्रुप होता है। और इस समिट को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, मोर एंड मोर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन उनकी से के लिए एक एंगेजमेंट ग्रुप का भी जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जो सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी मेंबर कंट्रीज है उनसे जो है ओपिनियन लेके अपना एक पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। तो वन बाय वन इन तीनों को हम देखते हैं। फाइनेंस ट्रैक जो है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर अलोंग विद जो भी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, जो भी रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, वो फाइनेंस ट्रैक का हिस्सा होते हैं। और ये मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस रेगुलरली जो मीट करते रहते हैं और अपना एजेंडा डिटरमिन करते हैं। सारी मेंबर कंट्रीज के नीड और नेसेसिटी के हिसाब से थीमेटिक वर्किंग होती है ताकि एक कंसेंसस बिल्डअप हो सके, राइट। तो एक तो आपका ये फाइनेंशियल ट्रैक है जो कि G20 के जो एनुअल जो भी आपकी कंसेंसस बनती है उसके बैकड्रॉप में जो ये फाइनेंस ट्रैक है वो पॉलिसी और एजेंडा रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज से डील करता है। नाउ अब ये शेरपा ट्रैक क्या है? शेरपा जनरली एक मेटाफोरिक रेफरेंस है। एज यू नो कि जब भी माउंटेन की क्लाइंबिंग होती है, अगर हिमालय की क्लाइंबिंग होती है, तो एक शेरपा टर्म यूज होता है, जो भी नेटिव इंडिविजुअल होता है जो क्लाइंबर्स को जो गाइड कर रहा होता है कहां से चढ़ना है, माउंटेन से रिलेटेड, एडवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, शेरपा जो है उन क्लाइंबर्स को प्रोवाइड करता है। तो एक मेटाफोरिक रेफरेंस जो है इस G20 के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अब ये शेरपा जो होते हैं, जो भी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट जो भी हेड्स या लीडर्स होते हैं, उनके जो है पर्सनल एमिशरीज होते हैं, यानी कि उनके बिहाफ पे, उन लीडर्स के बिहाफ पे पर्सनल एमिशरीज फंक्शन करते हैं। और फॉर दिस ईयर जो आपके अमिताभ कांत हैं, ये जो है इंडिया के एमिशरी हैं, यानी कि शेरपा हैं जो इस G20 समिट के जो एजेंडा को डिटरमिन कर रहे हैं। अब ये शेरपास जो होते हैं, जो भी 20 मेंबर कंट्रीज को जो शेरपा होते हैं, वो ऑन ए रेगुलर बेसिस मीट करते हैं,
अपनी कंट्रीज को एजेंडा को बताते हैं, प्रायोरिटीज को बताते हैं और किन किन एरियाज में कॉमन कंसेंसस डेवलप हो, किन किन एरियाज में फोकस करने की जरूरत है, ये शेरपास इन 1 सालों की डेवलपमेंट में रेगुलर बेसिस से मीट करके जो है एजेंडा पॉलिसीज को जो है डिटरमिन करते हैं। एंड ऑफिशियली जो भी मतलब लीडर्स जब मिलते हैं फाइनली, तो वही पॉलिसी एजेंडा जो है लीडर्स डिक्लेरेशन के फॉर्म में आता है। यानी कि इंडोनेशिया ने जो समिट पास्ट ईयर होल्ड की थी और उस समिट के 1 साल की इस डेवलपमेंट में आने वाले 9 और 10 सितंबर को जब ऑफिशियली लीडर्स मीट करेंगे, जो भी एजेंडास पे साइन होगा या कंसेंसस बिल्ड होगा, उनकी प्रिपरेशन यही शेरपास जो है, मेंबर कंट्रीज को जो शेरपास हैं, उन्होंने ही उस पॉलिसी की फ्रेमिंग या उस एजेंडा को जो है डिटरमिन किया होगा। अब इन शेरपास ने इस समिट में जो अक्रॉस 13 वर्किंग ग्रुप से जो है इनपुट्स लिए थे, उनसे अपनी से ली थी कि इन एजेंडा पे, चाहे वो इकोनॉमी का इशू हो, क्लाइमेट एक्शन हो, पीस स्टेबिलिटी हो या मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का इशू हो, इन्हीं वर्किंग ग्रुप के साथ जो है ये शेरपा ट्रैक्स इनपुट्स लेके जो है अपने एजेंडा और पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं। बिसाइड्स कुछ और 2 इनिशिएटिव्स जैसे रिसर्च इनोवेशन इनोवेटिव गैदरिंग अलोंग विद G20 एम्पावरमेंट, और जो अभी मैंने डिस्कस किया एंगेजमेंट ग्रुप ने भी इनके आपस में मीट करके कुछ अपने जो डॉक्यूमेंट जो है फ्रेम किए हैं। तो बेस्ड ऑन दिस जो है G20 की जो फंक्शनिंग होती है। और एक की पॉइंट ये भी है कि जो G20 की जो भी मतलब कंसेंसस डेवलप होता है, जो भी जिस भी पॉलिसी या एजेंडास पे इनके बीच में कंसेंसस बिल्डअप होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, राइट। ये सिर्फ एक कंसेंसस बेस्ड रिकमेंडेशन होता है, मेंबर कंट्रीज के बिहाफ पे वो एक्सेप्ट करें या ना करें, यानी कि कुछ भी इस G20 मैकेनिज्म में बाइंडिंग सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है। जो भी इशू होता है वो कंसेंसस बेस्ड होता है और इसी बिहाफ पे रिकमेंडेशन भी दी जाती है और मेंबर कंट्रीज पे ये बाइंडिंग नहीं होता है। तो यू सॉ कि फॉर्मली जो है ये आपकी फाइनेंस ट्रैक, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर अलोंग विद द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, एंड लेटर जो ये शेरपा ट्रैक है, जो कि जो वर्ल्ड के प्रोमिनेंट जो भी लीडर्स हैं उनके पर्सनल एमिसरीज होते हैं, जिनके भी आप पे फॉर्मलाइज्ड वे में इस G20 का एजेंडा जो है थ्रू आउट जो है एनुअली जो है डिस्कस करके फॉर्म होता है। नाउ इस G20 समिट को जो है मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए सोसाइटीज के जो भी कंट्रीज, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनके जो भी सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके व्यू और ओपिनियन को लेते हुए एक एंगेजमेंट ग्रुप का भी जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जिसमें जो है आपकी सिविल सोसाइटीज, जो भी इन कंट्रीज के पार्लियामेंट्रियंस हैं या जो भी थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रही हैं, सोसाइटीज की प्रोमिनेंट जो है वुमेन या यूथ या जो भी बिजनेस ग्रुपिंग है, इनके ओपिनियन के थ्रू जो है एंगेजमेंट ग्रुप इनसे ओपिनियन लेता है और अपने व्यू पॉइंट्स और एजेंडास को शेप अप करता है, जो इस समिट में एज एन एनुअल एजेंडा या इशू जो है डिटरमिन होती है। नाउ इंडिया की तरफ से एक और नोबल इनिशिएटिव इस G20 समिट में लिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, राइट। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ की यूथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडिया का अभी फोकस जो है स्टार्टअप की डेवलपमेंट्स पे है, एंड वर्ल्ड की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज। तो इंडिया क्योंकि इस प्रेसिडेंसी को चेयर कर रहा है, तो इस इनिशिएटिव को अपने फेवर में लेने के लिए उसने जो है ये स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप का भी जो एस्टैब्लिशमेंट किया है, जिसमें वर्ल्ड की जो भी प्रोमिनेंट स्टार्टअप डेवलपमेंट इकोसिस्टम है और इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स हैं, इन मेंबर कंट्रीज के बीच में एक डिस्कशन होगा रिलेटेड टू फंडिंग, रिलेटेड टू इनोवेशन, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जो इस स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का जो है हिस्सा होगा। जिसकी और इन सब जो है भी सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स या एंगेजमेंट ग्रुप्स के थ्रू जो है इनके एक्टिव कंसल्टेशन और एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू जो है ये समिट जो है एक इंक्लूसिव होगी, जिसपे जो है एक एक्शन ओरिएंटेड जो है एजेंडा जो है बेस किया जा सकता है। यू कैन सी कि हाउ जो है ये G20 का इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है फंक्शन करता है। एक तो आपका फाइनेंस ट्रैक, दूसरा आपका शेरपा ट्रैक, और इस G20 को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए आपका जो है एंगेजमेंट ग्रुप जो है स्टैब्लिश किया गया है, ताकि सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का व्यू लिया जा सके और इंडिया की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव जैसे कि स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है स्टैब्लिश किए गए हैं। नाउ सिंस इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ दिस G20 समिट, तो वी नीड टू सी कि इंडिया ने जो है कोर थीम इस समिट का क्या रखा है, राइट। ये जो लोगो डिजाइन किया गया है ये किस कोर सिग्निफिकेंस को फोकस में रख के किया गया है और इसकी मेंबरशिप इंडिया की जो है ओवरऑल कब तक है। तो
एज प्रीवियसली डिस्कस कि इंडिया ने जो है इंडोनेशिया से ऑन December 1, 2022 को जो है इसकी मेंबरशिप जो है क्लेम की, और ये टिल ऑफिशियली जो है November 30, 2023 तक जो है इंडिया ऑफिशियली इस समिट का जो है चेयर रहेगा। नाउ कमिंग फर्दर, जो G20 का लोगो डिजाइन किया गया है वो कुछ ऐसा है। यू कैन सी कि G20 ऐसा कुछ लोगो डिजाइन किया गया है जिसमें इंडियन फ्लैग कलर्स को यूज किया गया है, दैट इज सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। अब ये कलर्स भी कुछ सिग्निफाई करते हैं, इनका रेलेवेंस भी सेम है जो कि इंडियन फ्लैग में है, दैट इज स्ट्रगल, पीस, स्टेबिलिटी अलोंग विथ ग्रोथ। ये तीन कलर जो है आप जो है इस लोगो में यू कैन सी कि इस चीज को सिग्निफाई करते हैं। एंड बिसाइड्स ये जो लोटस का सिंबल अलोंग विद अर्थ जो है लिया गया है। अब लोटस क्या सिंबल अब लोटस क्या जो है सिंबलाइज करता है? लोटस जनरली यू नो कि कीचड़ में उगता है और बहुत ही एडवर्सिटीज के बाद जो है ग्रो अप होता है, लेकिन एक प्रोमिनेंट फ्लावर की तरह उगता है। तो G20 का ये जो लोगो भी है इसी चीज को सिग्निफाई करता है कि डिस्पाइट देयर आर चैलेंजेस, डिस्पाइट देयर आर इश्यूज, बट वी नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और इस लोटस में यू कैन सी कि देयर आर 7 पेटल्स, यहाँ पे 7 पेटल्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब ये 7 पेटल्स जो है वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट को सिग्निफाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस जो है ये लोगो जो है आपका G20 का डिजाइन किया गया है। एंड इन द बैक स्टेज यू कैन सी कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो भारत 2023 जो है इंडिया लिखा गया है, और इसका कोर थीम जो था वो है वसुधैव कुटुंबकम, और इंग्लिश में इसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर बोला जाता है। अब क्योंकि ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड बिसाइड्स दैट ये आपका जो वसुधैव कुटुंबकम है हमारे उपनिषद, महा उपनिषद से जो है बोरो किया गया है, जो कोर थीम हमारे महान उपनिषद से बोरो किया गया है। तो इस पे एक चाइना का भी कंसर्न था कि ये जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव या देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है इसकी कोर थीम में नहीं रखा जाए। तो यू कैन सी कि एनवायरमेंट अलोंग विद द जो अर्थ का सिग्निफिकेंस है, और इंडिया की कोर जो हिस्टोरिकल जो भी हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी ने हमें प्रेजेंट किया वसुधैव कुटुंबकम का थॉट, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसको जो है इसकी कोर थीम लिया गया है। और ये थीम इतनी इम्प्लिसिट है, इतनी अकोमोडेटिव है कि ये सिर्फ ना ह्यूमंस पे ही फोकस करती है, रेदर एनवायरमेंट, एनिमल्स अलोंग विथ जो भी वाटर बॉडीज हैं, यानी कि होलिस्टिकली जो है होल वर्ल्ड में जो भी नेचर है उनको जो है ये थीम जो है कैटर करती है। तो ये पूरा जो है लोगो से डिजाइन एक इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया G20 ने किसी एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के जो है डिजाइन किया गया। बिसाइड्स ये जो थीम वसुधैव कुटुंबकम का, जैसे मैंने बोला, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इन्वायरमेंट, ह्यूमन और बाकी जो भी नेचर को ध्यान में रख के दिया गया है, वो ऑफ ए रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसको बोलते हैं लाइफ, यानी कि एक्रोनिम स्टैंड करता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि ये बिहेवियर बेस्ड मूवमेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था कि वी एज ए सिटीजंस नीड टू अडॉप्ट सर्टेन हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, जैसे कि प्लास्टिक्स का यूज कम करना, इलेक्ट्रिसिटीज जो भी है इनका कम से कम कंजम्पशन करना, अगर यूज में नहीं है तो स्विच ऑफ कर देना, राइट। तो ऐसे कुछ सस्टेनेबल बिहेवियर जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि एक सस्टेनेबल बिहेवियर डेवलप हो, एक प्रॉपर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्डअप हो, उसको जो है लाइफ बोलते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और ये थीम जो लाइफ की है, आपकी जो G20 की कोर थीम है, इससे क्वाइट कोरिलेटेड है, यानी कि a sustainable behavioral balance approach between individual citizens and environment. So this is all about the core theme related to the logo कि क्या सिग्निफाई करता है, जिसके बिहाफ पे इंडिया ने जो इस G20 समिट के लिए लोगो डिजाइन किया है। अब ये जो G20 समिट इंडिया में हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है? एज यू नो, इंडिया जो है इस समिट को जो है चेयर कर रहा है, तो इंडिया के भी अपने चैलेंजेस इस समिट से रिलेटेड है। और इन द रीसेंट सीरीज ऑफ डेवलपमेंट इंडिया को जो है सदर्न जो ब्लॉक का जो है एक लीडर की तरह देखा जा रहा है। तो इंडिया के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज की से को जो है इस G20 समिट में जो है प्रेजेंट कर सके। एंड बिसाइड्स, क्योंकि कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट या स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे भी इंडिया के पास एक चैलेंज बनता है कि वो मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ कॉमन कंसेंसस डेवलप हो गए। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड जो है कई फैक्शन में बढ़ गया है, राइट। एक तो यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसए,
यूरोपियन यूनियन, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, एंड रशिया जो एक अलग इंडिपेंडेंट अपना एक ग्रुप है जो इसको वॉर नहीं बोलता है, वो एक एफर्ट बोलता है अपनी टेरिटरी को अक्लेम करने के लिए। चाइना का अपना कुछ ओपिनियन है, राइट। तो इस इंसिडेंट के बैकड्रॉप में एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा मैंने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड में काफी इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुए, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कंट्रीज के बीच में बिल्डअप हुई, लेकिन उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन कुछ इकोनॉमिक शॉक्स, रिसेशन, राइट, ऐसे रिलेटेड इंसिडेंट्स थे। और कोविड के टाइम पे जो रेस्ट्रिक्शन हुई उसके वजह से जो सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंसेस हुआ, राइट, उसके बिहाफ पे बहुत सारे ट्रेड इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए, या यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रही है उससे रिलेटेड जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, या रशिया पे भी कुछ ट्रेड सैंक्शंस अपॉन यूक्रेन वॉर जो यूएसए ने या यूरोपियन यूनियन ने इंपोज किया, उसके बाद से सारी कंट्रीज की जो है अपनी स्ट्रेटजी, अपनी इंटरेस्ट जो है वो डिफर करने लग गए और दैट लीड्स टू द रीअलाइनमेंट। अब इस टेक्टोनिक शिफ्ट या इस मूवमेंट के बीच में इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट इशू बन जाता है एक कॉमन कंसेंसस और एक कॉमन गोल इन मेंबर कंट्रीज के बीच में जो है मेंटेन करना। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। बिसाइड्स इंडिया जो है अपना 75 ईयर ऑफ जो इंडिपेंडेंस है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और इस 75 से 100 ईयर्स की जो इंडिपेंडेंस की जो टाइम टेन्योर है उसको जो है हमारी गवर्नमेंट में अमृत काल डिटरमिन किया है, राइट। यानी कि जो 25 साल की जर्नी होगी उसको हम अमृत काल बोलेंगे, और इस 25 इयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म लिए हैं जिससे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसकी इंक्लूसिविटी हो, राइट, पीपल अपलिफ्टमेंट हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, पॉवर्टी से लोग बाहर निकले, वो सारा कुछ इस अमृत काल में जो है डिटरमिन होगा। ये क्योंकि इंडिया जो है इस G20 समिट को चेयर कर रहा है, तो ये हमारा जो नेशनल गोल है उसको हम जो है बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फ्यूचरिस्टिक और ये प्रॉपर इंक्लूसिविटी वाला अप्रोच है वो और एनहेंस्ड हो। कंट्रीज के बीच में जो कॉपरेशन और इन मेंबर कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में कॉपरेशन डेवलप हो, जिससे कि एक सस्टेनेबल ह्यूमन सेंट्रिक जो भी डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड है वो हो सके। एंड एक और नया इनिशिएटिव जो है इंडिया ने इनिशिएट किया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। प्रीवियसली जैसे मैंने स्टार्टअप 20 के बारे में डिस्कस किया, और एक नया इनिशिएटिव है दैट इज रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज इस ग्रुपिंग का हिस्सा है, और इस ग्रुपिंग के अलावा भी जो भी प्रोमिनेंट कंट्रीज है, जो भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ एक की इशू होता है डिजास्टर से रिलेटेड। यानी कि कहीं भी कैलेमिटी क्रिएट होती है तो मास डिस्ट्रक्शन क्रॉस करती है, तो एक कोहेजन बिल्डअप हो, एक पॉलिसी एडवाइस या पॉलिसी कॉपरेशन इन मेंबर कंट्रीज के बीच में डेवलप हो, उसके लिए इंडिया ने जो है इस G20 समिट पर्टिकुलरली में जो है ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो है एस्टैब्लिश करने का एक डिसीजन लिया है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो है रिसर्च इन मेंबर कंट्रीज के बीच में हो, ताकि एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप हो सके जो कि डिजास्टर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जिससे ये डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है सब फेस करती है, उनको जो है रिड्यूस किया जा सके। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि G20 समिट जो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के लिए कैसे चैलेंजिंग है, और साथ ही साथ कैसे एक अपॉर्चुनिटी ब्रिंग करता है कि जो इंडिया के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं रिलेटेड टू द अमृत काल, उनको जो है इन G20 समिट के जो भी मेंबर कंट्रीज उनके साथ कोहेजन इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर पॉलिसी या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच डेवलप किया जा सकता है। एंड कुछ की कंसर्निंग एरियाज जो कि डिजास्टर रिलेटेड है, वो इस समिट के यूटिलाइजेशन के थ्रू अगर एक कॉमन कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है, जिसको हम लेटर देखेंगे जब ये समिट ओवर हो जाएगी ऑन 9 एंड 10 ऑफ सितंबर, तो लेटर उसको हम एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि किन किन एरियाज पे मेंबर कंट्रीज के बीच में। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, क्योंकि इंडिया इस G20 समिट को चेयर कर रहा है, और कभी भी कोई कंट्री अगर ऐसे समिट को चेयर करती है तो उसके पास एक डिस्क्रिशन होता है कुछ मेंबर कंट्रीज को इनवाइट करने का बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो इंडिया ने भी कुछ ऐसे स्पेशल इनवाइटीज और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो है इनवाइट किया है जो कि इस G20 के मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स नहीं है। अब वो मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको जो है इंडिया ने जो है इनवाइट किया है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है G20 समिट में एज अ मेंबर इनवाइट किया है। एंड बिसाइड्स दैट
अफ्रीका की कुछ और कंट्रीज, जैसा एक इशू मैंने डिस्कस किया कि अफ्रीका का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है G20 मेंबर्स में, जिसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका ही G20 का एक परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया ने जो है इजिप्ट को इनवाइट किया है अलोंग विथ एन अफ्रीकन कंट्री दैट इज नाइजीरिया को जो है ऐसा स्पेशल इनवाइटी जो है इस समिट में इनवाइट किया है। और इंडियन ओशन का एक प्रॉपर प्रोमिनेंट कंट्री है दैट इज मॉरिशस, जहां से बहुत सारे एफडीआई जो है इंडिया में आते हैं, ऑफशोर एफडीआई जो इंडिया में आते हैं, तो मॉरिशस को भी इंडिया ने जो है ऐसे स्पेशल इनवाइटी G20 समिट में इनवाइट किया है। एंड बिसाइड्स कुछ और यूरोपियन कंट्रीज जो परमानेंट G20 मेंबर्स नहीं है, उनको भी इंडिया ने इनवाइट किया, जैसे कि नीदरलैंड और स्पेन। एंड बिसाइड्स मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएई और ओमान, इन मेंबर कंट्रीज को भी जो इनवाइट किया है। एंड एक और इकोनॉमिक ब्लॉक जो है आपका सिंगापुर, इस कंट्री को भी इंडिया ने ऐसे स्पेशल इनवाइटी जो है इस G20 समिट में इनवाइट किया है। तो यू कैन सी दीज आर द मेंबर कंट्रीज जिसको इंडिया ने स्पेशली इनवाइट किया। इनका यू नीड टू एनालाइज ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है इंडिया, जिसके बिहाफ पे इंडिया ने जो है इन मेंबर कंट्रीज को इनवाइट किया है। नाउ बिसाइड्स, क्योंकि G20 समिट जो है इसमें जो प्रोमिनेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और क्योंकि इकोनॉमिक कोहिजन और पॉलिसी कोहिजन डेवलप करने के लिए समिट का ये जो ग्रुपिंग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, तो इस ग्रुपिंग में कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया जाता है। और इस ईयर जो है इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO अलॉन्ग विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल सोलर एलियंस और ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे इन ग्रुपिंग्स को भी इंडिया ने इनवाइट किया है, ताकि एक पॉलिसी एक्सपीरियंस या पॉलिसी एक्सपर्टीज अलॉन्ग विथ जो एक कोहिजन है between institutions, between the countries, between the state and between the various stakeholders of the societies जो डेवलप हो सके। Now अब तक जो G20 समिट होती रही है, वो कंट्री जो भी कंट्रीज होती तो उनके कैपिटल सिटी या किसी प्रोमिनेंट जो है सिटीज में होती रही है, जो भी सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है। अब क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया को एज अ वर्ल्ड विद इन अ कंट्री बोला जाता है, राइट। इसकी डाइवर्सिटी इतनी हाई है कि इसको वर्ल्ड विद इन अ कंट्री, एक विश्व माना जाता है एक देश के भीतर ही, राइट। और इसमें जो है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्ट, रिलीजन, काफी डाइवर्सिटी है। तो इसी फोकस को ध्यान में, इसी चीज को फोकस में रखते हुए इंडिया ने जो भी सीरीज ऑफ समिट्स, इस फॉर्मलाइज समिट से पहले जो भी डेवलपमेंट्स हुई, उसको इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 सिटीज में जो है ऑन ए रेगुलर बेसिस G20 से रिलेटेड इवेंट्स या डेवलपमेंट जो होते रहे, जिसमें 200 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था अपनी डाइवर्सिटी को शो करना, राइट। अपनी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है इस G20 समिट को विथहेल्ड करने की वजह से जो है इंडिया ने जो है अपने G20 मेंबर्स के जो बाकी कंट्रीज उनको जो है डिस्प्ले किया है, राइट। और बिसाइड्स ये एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए और हम एज ए सिटीजन, वी एज ए सिटीजन, हम इंडियन सिटीजन्स के लिए कि G20 जैसा एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल इवेंट हमारी कंट्री में हो रहा है। तो क्लोजली वी हैव ऑब्जर्व दिस G20 का समिट, जिसमें अराउंड द ईयर बहुत सारे इवेंट्स हुए रिलेटेड टू द क्विज, रिलेटेड टू द कल्चरल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारे कंट्रीज को, सिटीजन्स को भी एक एक्सपोजर मिला है, जिस सिंस G20 was being held in India, right? Now, as India इस G20 समिट की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है और इस G20 का जो है एक परमानेंट मेंबर है, एंड बिसाइड्स दैट G20 को एक सदर्न ब्लॉक का एक लीडर की तरह देखा जा रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी की तरफ देखा जा रहा है। तो इंडिया के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स एंड प्रायोरिटीज है। तो वी नीड टू फोकस कि इस G20 समिट में इंडिया किन किन प्रायोरिटीज पे फोकस कर रहा है, और उन प्रायोरिटीज को इन समराइज फॉर्म में अगर देखूं तो इंडिया का की एम्फेसिस जो है क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक बिहेवियर बेस्ड मूवमेंट दैट इज लाइफ जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उस पे एम्फेसिस है कि G20 मेंबर्स के बीच में इसका अडॉप्शन हो। साथ ही साथ इंक्लूसिविटी और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स पे जो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडिया एम्फेसिस कर रहा है। एंड बिसाइड्स दिस, कोविड की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारी जो वर्ल्ड की प्रोमिनेंट कंट्रीज है जिन्होंने ऑब्लाइज किया था इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उस पे जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आई हैं, तो उस पर रीकमिटमेंट के लिए जो है इंडिया एम्फेसिस करेगा। और क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक इनोवेटिव डेवलपमेंट है जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड खत्म करती है,
तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में भी इंडिया की कुछ की प्रायोरिटीज हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अब पोस्ट पेरिस क्लाइमेट डील जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो है क्लाइमेट चेंज का एक इशू क्वाइट प्रोमिनेंट एंड कंसर्निंग है। तो उसी बिहाफ पे जो सॉल्यूशंस ढूंढा गया था इन मेंबर कंट्रीज के थ्रू, दैट वाज कि कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए और ग्रीन डेवलपमेंट के तरफ जो है अपना ऑब्जेक्टिव्स जो परस्यू करना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था कि जो भी ग्रीन डेवलपमेंट से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्वाइट एक्सपेंसिव हैं एंड आउट ऑफ रीच टू द डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस समिट में एक नेक्सस प्रीवियसली बना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ऑब्लिगेशन बनती है या दे शुड कम फॉरवर्ड कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो असिस्ट कर सके इन टेक्नोलॉजी के असेसमेंट पे। तो इसी एरिया को फोकस में रखते हुए G20 समिट में, क्योंकि इंडिया एज अ सदर्न ब्लॉक का एक लीडर की तरफ है, तो ये कोर ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करने की इस कोर ऑब्जेक्टिव को ऐसा प्रायोरिटाइज करना चाहेगा कि बिसाइड्स क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है बिटवीन बियॉन्ड डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या क्लीनर एनर्जी के लिए ट्रांजिशन हो रहा है वो जस्ट हो, यानी कि इतना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज उनको इजीली एसेस कर सके, उन पे कोई एक्सेस बर्डन ना पड़े। और इस पे जो है इंडिया का एक की फोकस है। बिसाइड्स एक बिहेवियरल बेस्ड मूवमेंट एज अभी डिस्कस किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनिशिएट किया है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें इंडिविजुअल ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस अपने बिहेवियर को चेंज करके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे जो एनवायरनमेंट के फेवर में हो, यानी कि एक सस्टेनेबल लिविंग, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट कम करे, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी उसका कंजम्पशन कम करे, एसी का यूज मिनिमम करे, फ्यूल बेस्ड जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनका जो है यूज कम करे, ताकि इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल के बीच में एक सस्टेनेबल बैलेंस मेंटेन हो सके। तो इस जो मूवमेंट है लाइफस्टाइल फॉर मूवमेंट लाइफ, जिसको एक्रोनिम में हम डील करते हैं, इसको जो है G20 मेंबर्स और इन द लार्जर एक्सटेंट जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी की स्टेक होल्डर्स या प्लेयर्स हैं वो इस मूवमेंट को जो है अडॉप्ट कर सके। तो ये एक की प्रायोरिटी एरिया है जो इंडिया इस G20 समिट में परस्यू करना चाहेगा। बिसाइड्स, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं, और इंडिया ऐसा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में जिसको जो फंड की रिक्वायरमेंट चाहिए, मोर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का फोकस है इंडिया का, इंडिया ने इस चीज पे भी एम्फेसिस किया है कि जो डेवलपमेंट हो वो इंक्लूसिव हो और रेजिलिएंट हो, यानी कि जो भी ग्रोथ हो वो एक सस्टेनेबल हो और अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द पीपल जो है सबके पास इक्वली असेसिबल हो। इसीलिए इंडिया इस G20 समिट में इस चीज पे फोकस करेगा कि जो MSMEs हैं, यानी कि जो स्मॉलर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनका जो है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमीज होना बहुत ही जरूरी है। एंड एज यू नो कि MSMEs जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्वाइट क्रूशियल और क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो इनका इंटीग्रेशन अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज या वर्ल्ड की प्रोमिनेंट ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ अगर होता है तो एक बेटर जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। तो बिसाइड्स क्लाइमेट चेंज, एक इंक्लूसिविटी और रेजिलिएंट ग्रोथ पे भी जो इंडिया का इस G20 में एक की प्रायोरिटी एरिया है। नाउ एज यू नो कि 2019 से जो है कोविड की वजह से काफी रेस्ट्रिक्शंस लगे, राइट, और उसने गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है चेंज कर दी थी। अब इंडिया अलोंग विद द अदर जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनका एक ऑब्लिगेशन यूनाइटेड नेशन द्वारा जो एस्टैब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 17 गोल्स अलोंग विद द 169 टारगेट्स, ये ऑब्लिगेशन था कि 2030 तक जो है ये वर्ल्ड की कंट्रीज इसको अचीव कर लेंगी। दैट इज कुछ इश्यूज थे जैसे रिलेटेड टू पॉवर्टी, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी का एसेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन कोविड की वजह से जो फोकस है गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो अब क्योंकि लाइफ फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गई है, तो इंडिया इस चीज पर री एम्फसाइज करना चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस का अपना फोकस फिर से इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टारगेट की अचीवमेंट की तरफ लाना चाहिए। तो एक ये जो की प्रायोरिटी एरिया है इंडिया का, जो इस G20 समिट में जो है ले आना चाहेगी। एंड फर्दर आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि अगर गवर्नेंस में लीप फ्रॉगिंग करनी हो
डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के बीच में ब्रिज अप करना हो, या आप पुअर और रिच के बीच में गैप डिवाइड जो गैप है उसको ब्रिज करना हो, या लोगों का पर कैपिटा इनकम को बूस्ट अप करना हो, तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही क्रूशियल है। तो इंडिया का एक एम्फेसिस है कि जो भी वर्ल्ड की ये G20 की जो प्रोमिनेंट मेंबर कंट्रीज है इनके बीच में एक कोहिजन हो, एक पॉलिसी एडवाइस की शेयरिंग हो, जिसके यूज के थ्रू जो अगर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हैं तो ये मेंबर कंट्रीज आपस में शेयर करके गवर्नेंस को प्रमोट कर सकती है। जैसे इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें एक स्पीडियर मोड पे जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, और ये मोड पेमेंट मोड ऐसा है कि इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करता है, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे एक स्ट्रीट वेंडर भी, एक सब्जी बेचने वाला भी है, तो वो इजिली जो है यूपीआई का यूज कर सकता है। और इस चीज को ऑफ रिसेंट जर्मनी के कुछ ऑफिशियल जो इस G20 समिट से पहले जो भी समिट्स हो रहे थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड दे हैव अपलॉडेड कि कैसे इंडिया में जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतना स्पीडियर और इतना एसेसिबल हो चुका है। तो इंडिया का एम्फेसिस इस चीज पे भी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी along with the public infrastructure पे इन G20 मेंबर्स का जो की फोकस होना चाहिए, और ये डेवलपमेंट जो है ह्यूमन सेंट्रिक हो, यानी कि ह्यूमन की डेवलपमेंट को फोकस में रख के जो है ये सारी डेवलपमेंट्स हो। तो इन की प्रायोरिटीज पे जो है G20 के मेंबर्स को जो है फोकस करना बहुत ही जरूरी है, और ये इंडिया द्वारा एक हाईलाइटेड की पॉइंट्स है। एंड बिसाइड्स मैंने डिस्कस किया कि G20 में जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज का पार्टिसिपेशन है, लेकिन अगर अफ्रीका की बात करें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इस G20 समिट का एक परमानेंट मेंबर है। बिसाइड्स अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। और फर्दर अगर हम देखें तो G20 में अराउंड 90 कंट्रीज हैं और एक इकोनॉमिक ब्लॉक दैट इज यूरोपियन यूनियन है। नाउ एज सीन की इंडिया को जो है ग्लोबल साउथ का जो एक लीडर देखा जा रहा है, तो एक की एम्फेसिस है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो कि नीड ऑफ द मॉडर्न नीड ऑफ द 21st सेंचुरी है, उनके बिहाफ पे इन इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्मेशन करना चाहिए, जिसमें G20 की समिट में ये बात रखी जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो। बिसाइड्स G20 का भी रिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द टाइम हो, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन एज एन इकोनॉमिक ब्लॉक इस G20 का परमानेंट मेंबर हो सकता है, तो ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग इकोनॉमीज का मोर एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट का अफ्रीकन यूनियन एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसके भी पार्टिसिपेशन को जो है इस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में जो है रखा जाएगा। एंड बिसाइड्स जो भी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, इनका जो है रिफॉर्म हो, ताकि जो गवर्नेंस हो मोर एंड मोर अकाउंटेबल हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो एंड एफिशिएंसी हो, और इनका की फोकस एरिया किसी पोलैरिटी की तरफ ना हो, बल्कि ओवरऑल ये मल्टीपोलर इंटरनेशनल रियलिटी को एम्ब्रेस करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म करें। और ये इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ इस पे जो है की हाईलाइट करेगा। नाउ सोसाइटी में मोर एंड मोर इक्वलिटी लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए, और वुमेन का मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन हो, उस बिहाफ पे इंडिया जो है इस G20 प्लेटफॉर्म का जो है यूटिलाइजेशन करना चाहता है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक है, राइट। यू कैन सी इन द मैप कि कैसे वुमेन 20 जैसे समिट्स जो है इन द बैकड्रॉप इन फरवरी 2023 औरंगाबाद में जो है विद हेल्ड हुए। तो इंडिया का एक की फोकस की प्रायोरिटाइज एरिया जो है ये भी जो है वुमेन अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है, राइट। और इसका जो की फोकस एरिया वो ये है कि जो वुमेन की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनको डेवलप करे, और वन ऑफ द टारगेट जो है हमें यहाँ पे अभी देखा था सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि इसमें जेंडर इक्वलिटी का इशू जो है मोर एंड मोर प्रोमिनेंट है। तो अगर G20 के मेंबर्स ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन मोर एंड मोर हो, तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, एक सोसाइटी के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होगा। तो दीज आर द की फोकस एरिया जो इस G20 समिट से रिलेटेड हैं, जिस पे गवर्नमेंट का अपना एक प्रायोरिटी है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का अपना एक प्रायोरिटी एरिया है। यू कैन सी कि कैसे क्लाइमेट पे एम्फेसिस इंडियन गवर्नमेंट डालना चाहती है, इंक्लूसिविटी और रेजिलिएंट ग्रोथ पे, एंड फर्दर कमिंग फर्दर सस्टेनेबल गवर्नमेंट को फिर से जो है एनर्जाइज वे में अचीव किया जाए, इस पे जो है ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड के जो भी गवर्निंग पावर्स हैं उनका एम्फेसिस लिया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, और इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म किया जाए, अलोंग विद द वुमेन लेड डेवलपमेंट्स किया जाए। नाउ अब ये सारा टॉपिक हमने देख लिया है,
फर्दर एक और सीरीज ऑफ डेवलपमेंट हम लेके आएंगे जैसे ही ये समिट कंक्लूड होती है ऑन 9th and 10th ऑफ द सितंबर। हम ये देखेंगे कि किन किन एरियाज पे इस G20 समिट में कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ और उन टॉपिक्स को इन डिटेल इन मोर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हम डील करेंगे और देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या पड़ने वाला है एंड मोर स्पेसिफिक इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंडिया को कैसे जो है इस पोस्ट G20 समिट जो देखा जा रहा है वो हम लेटर ऑन जो है जब ये समिट कंक्लूड हो जाएगी फिर वो हम देखेंगे। नाउ ऐसे प्रीवियसली डिस्कस ये टॉपिक हमने जो है G20 समिट से डील किया था, तो हम देखते हैं कि जो है प्रीवियसली जो है G20 से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑफ अ रीसेंट यू कैन सी ईयर 2023 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू इंडियाज G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, राइट। तो इंडिया ने जो G20 लोगो डिजाइन किया है उस बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनिशियली अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, यू कैन सी इन दिस मैप, you can see the logo I explained कि ये इंडिया ने जो G20 का लोगो बनाया है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसी लोगो पे बेस्ड यूपी पीसीएस ने जो है अभी ऑफर रिसेंट ईयर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट। यू कैन सी कि G20 लोगो पे एक क्वेश्चन पूछा है जो स्टेटमेंट 1 है, द लोगो हैज लोटस विद 7 पेटल्स, राइट। And the second statement is the 7 petals of the logo represent 7 continents. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, only 1, only 2 और both 1 and 2 and neither 1 or 2। तो मैंने डिस्कस अभी किया था कि जो लोगो डिजाइन किया गया है उसमें लोटस को लिया गया है और लोटस का प्रोमिनेंट फीचर इसलिए लिया गया है कि लोटस जो है मड में उगता है, कीचड़ में उगता है और उसके अपने सीरीज ऑफ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बिसाइड्स भी लोटस जो है इतनी खूबसूरती के साथ ब्लॉसम करता है। तो मोर स्पेसिफिक इसी की थीम को ध्यान में रखते हुए लोटस को जो है इस G20 का लोगो एस्टैब्लिश किया गया और उसमें जो पेटल्स दिखाए गए वो 7 पेटल्स हैं, राइट। देयर आर 7 पेटल्स और वो सातों पेटल जो है वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 होगा। ये ऑफर रिसेंट ईयर 2023 में जो है पीसीएस में पूछा गया है। नाउ कमिंग टू द यूपीएससी क्वेश्चन की यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है इन द पास्ट ईयर्स। इसमें एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज ऑफ द मेंबर ऑफ G20, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी जो चारों पेयर की कंट्रीज दी हुई हैं वो G20 का एक मेंबर है। तो पहला ऑप्शन आपका है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। दूसरा आपका है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। तीसरा आपका ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो मैंने इन मेंबर कंट्रीज के बारे में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एक क्लासिफिकेशन किया था कि 19 कंट्रीज और एक इकोनॉमिक ब्लॉक दैट इज यूरोपियन यूनियन है, और ये बोला था कि नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, और अगर साउथ अमेरिका में आए तो 2 कंट्रीज दैट इज अर्जेंटीना एंड ब्राजील, राइट। एंड अगर साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका में सिर्फ एक ही कंट्री थी दैट इज साउथ अफ्रीका। तो हम 1 बाय 1 एक ऑप्शन देखते हैं। एक तो अलग कॉन्टिनेंट था, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मेंबर, कनाडा इज वन ऑफ द मेंबर, मलेशिया नहीं है तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है, न्यूजीलैंड भी नहीं है तो द ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ब्राजील इज वन ऑफ द मेंबर। अब सऊदी अरेबिया है तो कहीं ना कहीं आप आइडिया ले सकते हो ईरान वोंट बी द मेंबर, वियतनाम वोंट बी द मेंबर, तो ऑप्शन सी भी आपका कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट इंडोनेशिया इज वन ऑफ द मेंबर, जापान इज वन ऑफ द मेंबर, राइट। एंड ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो इन टर्न जो है आपका ऑप्शन ए अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका की मैंने डिस्कस किया एक कंट्री है, मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका की वन ऑफ द जो सिर्फ एक ही कंट्री है साउथ अफ्रीका वो इसकी मेंबर कंट्री है, और यूरेशिया में ये जो है टर्की जो है G20 का मेंबर है। तो यू कैन सी कि पास्ट ईयर में जो है कैसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी इससे पूछती रही है और स्टेट पीसीएस में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फर्दर जो अभी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, जिन जिन इश्यूज पे कंसेंसस बिल्डअप होने वाला है इस 18th G20 समिट पे, उस पे हम अपने फर्दर सीरीज ऑफ जो लेक्चर होगा वो डील करेंगे। सो this is all for the today's discussion. Hope you liked the session. If you have liked it, then please do like and subscribe. Till then, goodbye and all the best.